आज हम इतिहास का, ठीक है, तीसरा वाला पार्ट देख रहे हैं, ऐतिहासिक काल। हमने प्रागैतिहासिक काल देखा था, प्रागैतिहासिक काल के बाद आगैतिहासिक काल देखा था, और आज हम क्या देख रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर तो आज तक जो भी इतिहास रचे गए हैं, ठीक है, इस समय के बीच में इसको हमने किस में रखा है, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक लगभग 2023 तक, मतलब लगभग 3500 साल से ज़्यादा बड़ा हमारे पास क्या है, इतिहास है। और इस इतिहास के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारियां हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस इतिहास के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी हमारे पास है उसे हमने 3 अलग अलग पार्टों में बांटा है। ठीक, क्यों बांटा है? क्योंकि इतनी सारी जानकारी को एक साथ एक जगह रखना थोड़ा सा मुश्किल था। साथ में कुछ परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण हमने क्या किया, इसको 3 अलग अलग पार्टों में बांटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिसमें मानव के द्वारा जो भी कुछ लिखा गया है या उसके द्वारा जो कुछ भी रचनाएं की गई हैं, चित्रकलाएं हों या फिर शैल चित्र वगैरह हों या फिर जो भी हमें सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, उन सब के बारे में हमें कहीं ना कहीं पता है। उन सब के बारे में जो कुछ भी मिला है हम उस सब को पढ़ और समझ सके हैं। ठीक है, उसी में भले ही चाहे पुराने राजाओं के बारे में कहानी हो, ठीक है, पुराने राजाओं का इतिहास हो, उनके समय के इतिहासकारों की लिखी पुस्तकें हों या फिर उनके समय के जो शिलालेख वगैरह हैं वो हो, हम सबको पढ़ सके हैं, सबको समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अब इस ऐतिहासिक काल जो इतना बड़ा है उसे हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इतिहास हम पढ़ रहे हैं किसका, भारत का। ठीक है, और यहाँ से लगभग हमें भारत का नाम मिलना प्रारंभ हो जाता है कि जिस क्षेत्र का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसका नाम भारत है या हिंदुस्तान है। ठीक है, इसलिए हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इस ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। उन 3 भागों का नाम रखा है हमने सबसे पहले प्राचीन भारत, दूसरे का नाम रखा है मध्य भारत और तीसरे का नाम रखा है आधुनिक भारत। ठीक है, जो प्राचीन भारत है उसका समय हमने 1500 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से हमारे भारत देश में, ठीक है, इस जगह पर हमें आर्यों का आगमन देखने को मिलता है। किसका? आर्यों का। और आर्य जैसे ही भारत आए तो वो एक अपनी भाषा लेकर आए जिनकी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? उनकी भाषा संस्कृत थी, और उस संस्कृत भाषा को हम समझ सकें। ठीक, तो हमने जो आर्य भारत आए, ठीक, 1500 ईसा पूर्व में, उनसे लेकर तो बाद में जो भी यहाँ पे परिवर्तन हुआ वो सारे राजा हमने इसके अंदर प्राचीन भारत के अंदर पढ़े हैं। लेकिन 712 में ऐसा क्या हुआ कि हमने इसका नाम बदल के मध्य भारत रख दिया। ठीक है, तो पहली बार भारत पर किसी किसी मुस्लिम आक्रमणकर्ता ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। कब? 712 में पहली बार। ठीक है, और 712 से लेकर 1707 तक के बीच में मुस्लिमों ने भारत में आकर, ठीक है, भारत पर आक्रमण करके भारत के राजाओं को पराजित करके या फिर यहाँ के क्षेत्र पर कब्जा करके यहाँ पर शासन किया। और एक समय पर इन्होंने आकर अपने पूरे लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्र पर क्या किया, अपना शासन किया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो ये लगभग हम 712 से लेकर 1707 तक किनके बारे में पढ़ते हैं, मुस्लिम साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 712 से लेकर 1707 के काल को मध्य भारत। ठीक, अब इसके बाद आधुनिक भारत की बात आती है। आधुनिक भारत में ऐसा क्या हुआ, तो जो 1707 में भारत में जो मुस्लिम शासन चल रहा था वो पहले कहीं ना कहीं दिल्ली से एक जगह से चल रहा था, लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में उनका जो शासन क्षेत्र था वो बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ टुकड़ों में बढ़ जाता है, टूट जाता है। और साथ में हमारे यहाँ पे उनका शासन क्षेत्र टूटना और अलग अलग छोटे छोटे राजाओं का अपने अपने क्षेत्रों को आज़ाद कराना, या हम ये कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारियों का अपने क्षेत्र को अलग करना। साथ में हमारे यहाँ पर जो विदेशी अंग्रेज आए थे, ठीक है, उन अंग्रेज या यूरोप की जो कंपनियां आई थी उन्होंने अपने क्षेत्र को क्या किया, बढ़ाया। ठीक, यहाँ पर आए थे तो व्यापार करने, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करने लगे,
हम पर शासन करने लगे। ठीक है, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो उनसे लेकर फिर हमारे देश में उन्होंने कैसे यहाँ की जनता को मतलब अपने दासता का मतलब दास बनाया। दास बनाने के बाद में उनने हमसे कैसे कर वसूला, कर वसूलने के बाद हम पर कैसे शासन किया, कैसे इस देश को लूटा, लूटने के बाद उनसे प्रताड़ित होकर इस देश के लोगों ने कैसे उनसे संघर्ष किया। ठीक है, संघर्ष करने के बाद क्या क्या यहाँ पे मतलब संग्राम हुए, संग्रामों में लड़ाइयाँ हुई, कितने लोगों ने बलिदान दिए, बलिदान देने के बाद हमने जो आज़ादी पाई है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद में जो देश में फिर तरक्की की है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, आधुनिक भारत में देखेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि इतिहास के 3 पार्ट हमने रखे थे। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल को हमने पाषाण काल कहा था, जिसमें मानव पूर्ण रूप से किस पर आश्रित था? पत्थरों पर। ठीक है, फिर हमने दूसरा काल देखा था आग्नेयतिहासिक काल। ठीक, आग्नेयतिहासिक काल में जो मानव था वो कहीं ना कहीं सभ्यता में तो रहने लगा था। ठीक है, और बहुत अच्छी कॉलोनी वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया था, लेकिन उसके द्वारा जो क्रियाकलाप हुए या उनके समय की जो चीज़ें हमें मिली है उन्हें समझ नहीं पाए, मतलब हमारे लिए वो गूढ़ रहस्य है। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को किस में रख दिया था? आग्नेयतिहासिक काल में रख दिया था। फिर इसके बाद जिस इतिहास को हम समझ पाए हैं या फिर हमें जो जानकारियाँ मिली है उनको हम पढ़ पाए हैं, ठीक है, तो उसको हमने रख दिया किसमें? ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब ये इतना बड़ा समय है तो इसको हमने 3 पार्टों में बांट लिया, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको नाम देते हैं प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का हमने समय रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से पहले तो हम आगे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, और जैसे ही 1500 ईसा पूर्व में भारत में हम इतिहास स्टार्ट करते हैं तो हमारे भारत में आर्यों का आगमन होता है, और आर्यों द्वारा जो भाषा लाई गई थी संस्कृत, उससे लेकर तो हमारे यहाँ पर लगभग ये हर्षवर्धन काल तक कि जितने भी राजा थे वो लगभग भारत के ही थे। ठीक है, या वो आर्यों से संबंधित थे, इसलिए हमने इसको नाम दिया क्या? प्राचीन भारत। ठीक, इसके बाद में हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं, तो मध्य भारत में हमने इसका समय कब दिया है? 712 से लेकर 1707, क्योंकि ये लगभग पूरा समय किस पर आधारित है? मुस्लिमों पर आधारित है, क्योंकि 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ। ठीक है, यहाँ से लेकर धीरे धीरे उनके आक्रमण बढ़ते गए। आक्रमण बढ़ने के बाद उन्होंने कैसे धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया। भारत पर कब्जा करने के बाद में लास्ट में फिर उनका पतन कैसे स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक 1707 के बाद पता चलता है। इसके बाद हम 1707 में किसकी शक्तियाँ बढ़ी हैं? तो यूरोपीय कंपनियों की शक्तियाँ बढ़ी हैं, इसलिए इसको हमने आगे तीसरा नाम दिया है क्या? आधुनिक भारत। अब हम प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता? जो भारत में आर्य आए थे उनकी सभ्यता। ठीक है, उनकी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे 4 वेद, ठीक है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इनसे हमें क्या मिलती है? जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है या जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर तो 600 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। इसको हमने 2 पार्टों में बांटा है। ठीक है, इसको हम बाद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो ब्राह्मण धर्म चल रहा था या सनातन धर्म चल रहा था, उस धर्म के बाद, उस धर्म के होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि समाज में नए धर्म की स्थापना हो गई, या ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था जिनकी वजह से समाज को लगा कि हमें ब्राह्मण समाज से हटकर कोई अलग समाज, कोई अलग धर्म बनाना चाहिए। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म के अलावा या सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म बना है तो उसके क्या कारण थे, वो हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम इस भारतवर्ष के अंदर 16 महाजनपदों का उदय देखते हैं, मतलब 16 महाजनपदों का समय देखते हैं। 16 महाजनपद का मतलब क्या हुआ कि 16 अलग अलग हम राज्य देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? उन 16 राज्यों में एक राज्य था मगध। क्या था? मगध। उस मगध में ऐसा क्या हुआ कि उन 16 राज्यों में
अचानक से मगध राज्य विस्तृत हो गया, अचानक से उस राज्य के पास शक्ति बढ़ गई, अचानक से उस राज्य के पास में हर चीज़ की पर्याप्तता आ गई। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के राजा समृद्ध हो गए। ठीक, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य के बारे में। अब जब हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य में सबसे पहली बार हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब मगध साम्राज्य में जब पहली बार जो हमें वंश मिलता है वो था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के 3 बड़े राजा हुए हैं। ठीक, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, नागदशक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? नंदवंश के बारे में। ठीक है, नंदवंश में पढ़ेंगे। ठीक है, महापद्मनंद का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक, महापद्मनंद के बाद में उसका सबसे छोटा बेटा, ठीक है, घनानंद नाम सुना होगा सभी ने। ठीक है, घनानंद की मृत्यु के बाद एक अगला वंश आया जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। क्या आया था? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक, मौर्य साम्राज्य में हम 3 बड़े बड़े राजा पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इसके बाद में बिंदुसार और इसके बाद में सम्राट अशोक। इन 3 बड़े राजाओं को हम पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के बारे में, उन्हें हम सम्राट अशोक को महान कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया था। ठीक है, उन्होंने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा, समाज के प्रति बहुत ज़्यादा, उस समय के समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए थे। ठीक है, इतिहास में सिर्फ 2 राजाओं को महान कहा जाता है, एक सम्राट अशोक को और दूसरा अकबर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म को लेकर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए थे। ठीक है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य के से साथ में ही हमें दक्षिण भारत के बारे में कुछ पता चलता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में 3 राज्य थे। ठीक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य थे? तो चेर, पांड्य और चोल। इन तीनों राज्यों को मिलाकर, या इन तीनों राज्यों का जो इतिहास था उसे हम संगम काल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हम मौर्य साम्राज्य के साथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार इन राज्यों के बारे में जानकारी मेगास्थनीज ने इकट्ठा किया था, और मेगास्थनीज कहाँ था? मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद हम मौर्योत्तर काल देखते हैं। क्या देखते हैं? मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का काल। ठीक है, मौर्यों के बाद क्या हुआ? तो मौर्यों के बाद में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। ठीक है, मौर्यों के बाद कोई बड़ा राजा नहीं हुआ, तो हम छोटे छोटे राजा देखते हैं। जैसे हम शुंग वंश पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में, पुष्यभूति शुंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुषाण राजाओं के बाद फिर एक अचानक से एक छोटे से क्षेत्र कन्नौज से निकलकर एक राजा श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा फिर आता है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किया और आकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और उस साम्राज्य का नाम था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के पढ़ने के बाद में हम, गुप्त साम्राज्य लगभग 550 क्या ईस्वी तक चलता है। उसके बाद हम गुप्त साम्राज्यों के बाद फिर से भारत में बड़े राजाओं का दौर खत्म हुआ, फिर से छोटे छोटे राजा आए। तो उसमें एक राजा निकल कर आता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, ये पुष्यभूति वंश का एक राजा है। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बाद में फिर से हमारे यहाँ पे कोई बड़े राजा नहीं हुए, तो जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे। ठीक, और साथ में ये जो देश था ये लगभग क्या बन चुका था? सोने की चिड़िया बन चुका था। ये चीज़ जब विदेशों में पता चली कि भारत के पास बहुत पैसा है, तो भारत पर आक्रमण हुआ किसका? मुस्लिमों का। ठीक है, भारत पर मुस्लिम राज्यों का या मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं का क्या हुआ? आक्रमण प्रारंभ हुए। कब? 712 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक, इसके बाद उनका निरंतर आक्रमण बढ़ते गए। ठीक है, ये जो राजा थे स्टार्टिंग पे राजपूत हुए, पाल हुए, गुर्जर प्रतिहार हुए, ये धीरे धीरे क्या हुए? उनसे हारते चले गए, और धीरे धीरे उनका क्षेत्र पर क्या होता चला गया? अधिकार होता चला गया। तो सबसे पहले उत्तर भारत में, ठीक, और दक्षिण भारत में कैसे कब कब किसका अधिकार हुआ हम वो पढ़ेंगे। तो जो मध्य भारत है इसको हमने 2 पार्टों में बांटा है, एक तो 8 से 12वीं शताब्दी के बीच, और दूसरा 12 से 18वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, तो जो 8 से 12वीं शताब्दी है, 8 से 12वीं शताब्दी है, उसमें हम उत्तर में कौन कौन से राज्य थे? छोटे छोटे राज्य थे, तो उनके बारे में बात करेंगे।
दक्कन में कौन कौन से राज्य थे उनके बारे में बात करेंगे, और दक्षिण में कौन से राज्य थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर में राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, पाल के बारे में पढ़ेंगे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ में दक्कन में चालुक्य थे, ठीक है, राष्ट्रकूट थे और पल्लव थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो वही हमारे जो चोल चेर पांड्य थे उन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे, और चोल के बाद में जो चेर और पांड्य थे, इस पूरे बड़े क्षेत्र पर आकर चोलों ने क्या किया था, अधिशासन किया था। मतलब इस सब पूरे क्षेत्र पर चोल बड़े पैमाने पर निकल कर आए थे, तो इसलिए इसको नाम दिया हमने शाही चोल। इन्होंने लगभग 250 से 300 वर्ष यहाँ पे क्या किया, चोलों का साम्राज्य चलाया, इसलिए हम 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शाही चोलों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम 12 से 18वीं शताब्दी के बीच में जब फिर हम उत्तर भारत देखते हैं, तो ये जो राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो लगभग किनसे, मुस्लिमों से हार चुके थे। ठीक है, या इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, तो मुस्लिमों का। ठीक है, तो मुस्लिमों पर जैसे ही हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, किसके, महमूद गजनवी के बारे में, फिर इसके बाद में महमूद गोरी के बारे में पढ़ते हैं, और जैसे ही गोरी की मृत्यु होती है वहीं पर एक शासन की नींव डलती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 4 अलग अलग वंश देखेंगे, एक गुलाम वंश देखेंगे। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में हम इसके बाद आगे जैसे ही चलते हैं तो हमें सैयद वंश मिलता है। ठीक है, लोधी वंश मिलता है, लोधी लास्ट में आता है, खिलजी वंश मिलता है। ठीक, तो ये इसके बाद में लोधी वंश, हम इन वंशों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम चौहानों के बारे में देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे साथ में। फिर इसके बाद जैसे पृथ्वीराज चौहान के बाद में या फिर जो लोधी वंश था उसके बाद में हमारे भारत में एक मुगल आता है जिसका नाम क्या था, बाबर। ठीक, कौन आता है, बाबर। बाबर जब भारत आया तो उसने इस क्षेत्र में धीरे धीरे करके 4 से 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन 5 लड़ाइयों में उसने 5 अलग अलग राज्यों को जीता है, और उन 5 अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित किया, और मुगल वंश में 5 बड़े बड़े राजा हुए हैं। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम दक्कन में देखेंगे कि इसी समय पर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काल में ही वहाँ पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, 2 नए नए राज्यों की स्थापना होती है। ठीक, किस क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में जो हम चोल चेर और क्या देख रहे थे, पांड्य देख रहे थे, अब उनका क्षेत्र परिवर्तित हो गया था। चोल शाही खत्म हो गई थी और अब क्या, चेर उभर कर आए। चेर छोटे से क्षेत्र में थे लेकिन वो वहीं पर अपना जो क्षेत्र था उसे स्थापित करके चले आ रहे थे। ठीक है, वहीं पर धीरे धीरे फिर देवगिरी के जो यादव थे वो निकल कर बाहर आए। ठीक, उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। उनके बाद में वारंगल के जो काकतीय साम्राज्य है वो निकल कर बाहर आया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले काकतीय साम्राज्य के ऊपर एक मूवी आई थी, सभी ने देखी होगी, रुद्रमा देवी। ठीक है, कौन सी, रुद्रमा देवी। उस मूवी में राजा रुद्रदेव के नाम पे एक महिला शासन करती है। ठीक है, कुछ दिनों तक वो पुरुष के रूप में ही रहती है, जनता को पता ही नहीं चलता कि जो हमारे राजा हैं वो एक महिला है। ठीक, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो रुद्रमा देवी के ऊपर, तो हम वो इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हम द्वार समुद्र के होयसल वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक, द्वार समुद्र के होयसल वंश के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में जैसे ही ये वंश टूटता है, 1707 में किसकी, औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल वंश था वो धीरे धीरे टूटा। ठीक, साथ में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था, 1498 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो इनका अब जो क्षेत्र विस्तार हुआ और इनका जो पतन हुआ, इसके बाद इसको समय को हमने किस में रखा है, आधुनिक भारत में। ठीक है, तो आधुनिक भारत 1707 से लेकर आज तक चला है। अब आधुनिक भारत में हम सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियां कहाँ कहाँ से आई, तो सबसे पहले जो भारत आई थी उसका नाम था पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, कहाँ से आई थी, पुर्तगाल से। वो आई थी 1498 में। वास्को डी गामा का नाम सुना है हम सभी ने। ठीक है, इसके बाद में डच आए थे भारत में। कौन आए थे, डच के बाद में कौन आया था, अंग्रेज आए थे। ठीक है, जिन्होंने पूरे भारत पर क्या किया था, बाद में शासन किया था, अपने रूल्स लागू किए थे। ठीक है, और अंग्रेजों के बाद आए थे फ्रेंच। ठीक, कुछ दिनों तक तो ये आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़ने के बाद इन तीनों में चारों में कहीं ना कहीं आपस में क्या हुआ, विवाद होता रहा, और विवाद में धीरे धीरे इनकी शक्ति किसकी बढ़ी, अंग्रेजों की शक्ति उभर कर बाहर आई। और अंग्रेजों ने
कैसे ये जो मुगल साम्राज्य था इसको ख़त्म किया, ठीक है। मुगल साम्राज्य के प्रति मुगल साम्राज्य के लोगों को ही अलग अलग टुकड़ों में बंटवा दिया, ठीक है। तो जैसे हम मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी पढ़ते हैं, ठीक है, मुगल साम्राज्य का विघटन और उसके उत्तराधिकारी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बंगाल में अलग क्षेत्र बना, मगध में अलग क्षेत्र बना, अवध में अलग क्षेत्र बना, हैदराबाद अलग क्षेत्र बना, कर्नाटक एक अलग क्षेत्र बना, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम अंग्रेजों की भारत विजय यात्रा कैसे स्टार्ट हुई हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कर्नाटक युद्ध लड़ा, ठीक है। कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े, उनको जीता। उनको जीतने के बाद इन्होंने बंगाल में क्षेत्र में लड़ाई लड़ी, पलासी का और मैसूर का युद्ध, हमें सभी को पलासी और बक्सर का युद्ध इन्होंने लड़ा, ठीक है। पलासी और बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद में इन्होंने एक मैसूर में युद्ध लड़ा, कर्नाटक क्षेत्र में। कौन सा? मैसूर में। मैसूर में हमने सभी ने टीपू सुल्तान का नाम सुना है, हैदर अली का नाम सुना है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से मराठाओं के साथ संधि की, ठीक है। बाद में उस संधि को तोड़ा, ठीक। संधि समाप्त होने के बाद कैसे मराठा साम्राज्य का पतन हुआ हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य का समाप्ति के बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से पंजाब पर अधिकार किया, ठीक है। राजा दिलीप सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हमारे भारत का कोहिनूर इंग्लैंड चला गया उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी हम किस में देखेंगे, ठीक, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। जब ये सारी यहाँ तक आके लगभग हमारा भारत क्या हो गया था, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। अब जैसे ही इनके पास गया है तो इन्होंने हमें अपना दास समझ लिया, ठीक है। तो ये हम पर क्या करने लगे, हम पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने लगे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जो भी संवैधानिक नियम थे वो नीतियों के द्वारा इन्होंने हम पर क्या किया, अधिकार किया। हमारी जो शक्तियाँ थी उनका हनन किया, ठीक है, हमारा शोषण किया। ये सब चीज़ हम इसमें देखते हैं, ठीक है। जब इतना सब कुछ इन्होंने किया, इतना सारा मतलब शोषण करने के बाद तो हमारे यहाँ पे एक प्रतिक्रिया हुई। अंग्रेजों को हमने जवाब देना चाहा, हम परेशान हो चुके थे इनसे, ठीक है। तो हमने जवाब देना चाहा तो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में भारत में छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर क्या किया, अलग अलग जगहों पर एक 1857 में एक क्रांति हुई, जिसमें कुछ लोगों के नाम हमें याद हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे ही 1857 का युद्ध हुआ या संग्राम हुआ, उसमें हम सफल तो नहीं हो पाए, मतलब हमें स्वतंत्रता तो नहीं मिल पाई, लेकिन इस देश की जनता को एक बात समझ में आ गई, क्या, कि हमें अंग्रेजों से लड़ना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रवादी जागरण पैदा हुआ जनता के मन में, ठीक है। राष्ट्र के प्रति जागने लगे तो अलग अलग छोटे छोटे सामाजिक आर्थिक संगठन बनने लगे, राजनीतिक संगठन बनने लगे। जैसे हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, ठीक है, वो एक संगठन बना। इसके बाद में हम और भी मतलब सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो निकलते हैं, जो देश के प्रति काम करते हैं। छोटे छोटे क्रांतिकारी हैं, छोटे नहीं हैं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है उस समय के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता देखते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमने क्या क्या किया, कितने युद्ध लड़े, ठीक है। कैसे कांग्रेस नरम दल गरम दल में टूटी, ठीक है। इसके बाद में और क्रांतिकारियों के क्या आंदोलन रहे हैं, गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में भारत की स्थिति क्या थी, ठीक है। भारत की स्थिति के बाद में इसमें जो सामाजिक समस्याएं थी या तात्कालिक उस समय की जो समस्याएं थी उनके बारे में जानने वाले हैं। देश आज़ाद होते ही देश का बंटवारा हो गया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी फिर इसके बाद में जब एक नया देश बना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ में लड़ाइयाँ हुई है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अकाल पड़े हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने 2-3 बार पाकिस्तान से जब भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चीन से हमने लड़ाई लड़ी है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है जिसमें हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह है, वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे इसमें, ठीक। आधुनिक भारत में भारत की विकास यात्रा, ठीक है, विकास के ऊपर जो बनाई गई नीतियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। भारत का पुनर्निर्माण देखेंगे या गुटनिरपेक्षता देखेंगे जो अलग अलग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखने वाले हैं, आधुनिक भारत में। तो बात समझ में आ गई कि इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक।
इस इतिहास के हमने 3 पार्ट किए थे, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने प्रागैतिहासिक काल पे पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल पढ़ा, जिसमें मानव पत्थरों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा था। आगैतिहासिक काल में हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्टों में बांटा है। ठीक है, 3 पार्टों में कैसे? प्राचीन भारत, मध्य भारत और क्या, आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत में हम भारत में जो आर्य आए हैं उनके समय और उसके बाद के जो भारत के राजा थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, मध्य भारत में हम जो भारत में मुस्लिमों ने शासन किया उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और आधुनिक भारत में जो भारत पर अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बाद जो देश की स्थिति है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,